निमिषा प्रिया, जो कि केरल की रहने वाली है और जिनको यमन में 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जाने वाली थी, इस फांसी को स्थगित करवाने में भारत सरकार को सफलता मिल गई है। निमिषा प्रिया का केस क्या है और किस प्रकार से यमन में चल रहे गृह युद्ध ने इस मामले को सुलझाने में भारत सरकार के सामने एक अवरोधक के रूप में कार्य किया है। आज इन न्यूज के प्रोग्राम में इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा मामला यमन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यमन की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आपको इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिहाज से भी जरूरी हो जाता है। ये अरेबियन सी है, आप जानते हैं, यहाँ पर अदन की खाड़ी है और यहाँ पर रेड सी है। आप देखेंगे कि साउथ अरेबिया के लगभग दक्षिण पूर्व में एक देश पड़ता है जिसको हम यमन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसके राजधानी सना की लोकेशन है। यहाँ 2014 से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से 2014 से एक गृह युद्ध है। हालांकि उसकी पृष्ठभूमि पहले से भी निर्मित हो गई थी, लेकिन वर्ष 2014 से पूरी तरह से एक गृह युद्ध में है यमन। 2014 में ही यमन के हूती विद्रोहियों ने यहाँ के उत्तरी क्षेत्र यानी यमन के उत्तरी क्षेत्र और यहाँ की राजधानी सेना पर कब्जा कर लिया था। और सेना के साथ साथ जो सना राजधानी है उसके साथ साथ यमन का जो क्षेत्र है वहां पर शरिया कानून लागू है। शरिया कानून के अनुसार ही वहां पर न्याय प्रणाली आगे बढ़ती है। यमन के जो हूती विद्रोही हैं जिनका सेना कैपिटल पर और उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा है, उनके साथ भारत के किसी भी प्रकार से औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। और जब औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है और मामला सना कोर्ट का हो, तो इस मामले को सुलझाने में भारत सरकार के सामने चुनौती आनी ही वाली थी। इसलिए निमिषा प्रिया के केस को सुलझाने या उसकी फांसी को स्थगित करवाने में भारत सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। यमन के बारे में जाने तो यमन में जो हूती विद्रोही हैं, उन्होंने किसके खिलाफ संघर्ष किया था या किसको सत्ता से बाहर करने की कोशिश की थी? राष्ट्रपति मंसूर हादी को बाहर करने की कोशिश की थी। और राष्ट्रपति मंसूर हादी ने कहां पर शरण ली? सऊदी अरबिया में। वर्ष 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में एक गठबंधन ने हूती विद्रोहियों को बाहर निकालने के लिए यहां पर एयर स्ट्राइक्स भी शुरू की। और इस एयर स्ट्राइक्स में यूनाइटेड अरब एमिरेट भी सऊदी अरब के साथ था। एक बहुत बड़ा गठबंधन है जिसने शुरुआत की यहां एयर स्ट्राइक्स करके, हमला करके यमन पर हूती विद्रोहियों को बाहर करने की। लेकिन अभी तक इस प्रकार के कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आए हैं कि यमन की कैपिटल सेना और उसके उत्तरी क्षेत्र से हूती विद्रोहियों के प्रभाव को समाप्त किया जा सके। अभी भी सेना और उत्तरी क्षेत्र पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। और ये जो निमिषा प्रिया का केस है, ये सेना ट्रायल कोर्ट में ही प्रारंभ में दिया गया था, चला था, और सेना ट्रायल कोर्ट ने ही वर्ष 2020 में फांसी की सजा दी थी। तो इस मामले की पूरी पृष्ठभूमि को जानने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप यमन की भौगोलिक अवस्थिति के साथ साथ यमन का जो हालिया राजनीतिक घटनाक्रम है, हालिया जो उसका पूरा उठापटक है, उसके बारे में जानें। अब हम निमिषा प्रिया का केस जानने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार को जो 16 जुलाई को फांसी होने वाली थी निमिषा प्रिया को, उसको स्थगित करवाने में एक सफलता तो प्राप्त हो गई है। और भारत सरकार चाहती है कि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार का मतलब निमिषा प्रिया पर एक हत्या का केस है, तो जिस परिवार से संबंधित रखता था व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है, वो पीड़ित परिवार और निमिषा के परिवार के बीच एक समझौते के लिए अतिरिक्त समय प्राप्त हो जाए। और इस अतिरिक्त समय की ही जरूरत को पूरा करता है ये फांसी की सजा का स्थगित होना। भारत के अधिकारी यमन की जेल और वहां के अभियोजक कार्यालय से नियमित रूप से संपर्क में थे, जिससे भारतीय अधिकारियों को इस फांसी के स्थगन में मदद मिली। और वहां के स्थानीय अधिकारियों ने इस फांसी को स्थगित किया है ताकि दोनों ही पक्षों के बीच एक समझौते की पृष्ठभूमि का निर्माण हो जाए। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को जानना महत्वपूर्ण है। निमिषा प्रिया कहां की रहने वाली है? केरल की रहने वाली है और एक नर्स है, केरल की रहने वाली 38 वर्ष की नर्स है। यमन में ही हत्या के आरोप में इनको फांसी की सजा दी गई थी और इनको फांसी होने वाली थी 16 जुलाई 2025 में। वर्ष 2017 में इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर, एक आरोप इन पर यह है कि इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या कर दी। वर्ष 2018 में इनको गिरफ्तार किया गया और सेना ट्रायल कोर्ट में यह मामला चला और वर्ष 2020 में इनको फांसी की सजा दी गई। इसके बाद जो शरिया कानून के अंतर्गत एक वहां की सबसे न्यायिक सर्वोच्च संस्था है जिसको हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के नाम से जानते हैं, उसने भी वर्ष 2023 में इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा और 16 जुलाई 2025 को ये फांसी होनी थी।
इस पूरे मामले के बारे में भारत सरकार की तरफ से जानकारी भारत की सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को दी थी। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा था कि निमिषा को बचाने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी सूचित किया था सुप्रीम कोर्ट को कि फांसी पर रोक लग सकती है, लेकिन उन्होंने इस रोक की पुष्टि नहीं की थी। और अब ये सामान्य तौर से कंफर्म खबर है कि अभी ये फांसी स्थगित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई जो है वो 18 जुलाई को होनी है भारतीय सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे जितना भी डेवलपमेंट इस घटनाक्रम में होता है सारे घटनाक्रम से अवगत कराया जाना चाहिए। इस मामले को अगर हम संक्षिप्त विवरण के रूप में देखें कि किस प्रकार से यह हत्या का मामला सामने आता है, तो जो निमिषा प्रिया है वो वर्ष 2008 में यमन गई थी और एक नर्स के रूप में उन्होंने कई हॉस्पिटल्स में वहां कार्य किया था। इसके बाद वर्ष 2011 में ही इन्होंने एक मलयाली टॉमी थॉमस के साथ विवाह किया, लेकिन ये यमन में एक क्लिनिक शुरू करना चाहती थी। लेकिन यमन में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वहां की कानून के अनुसार उसमें भागीदारी होनी चाहिए वहां के स्थानीय नागरिक की, स्थानीय व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए, स्थानीय साझेदार जरूरी है यमन के कानून के अनुसार। तो इनको एक स्थानीय साझेदार मिला जिनका नाम था तलाल अब्दो मेहदी। तलाल अब्दो मेहदी के साथ इन्होंने साझेदारी की, लेकिन समय के साथ तलाल अब्दो मेहदी पर यह आरोप निमिषा प्रिया ने लगाया है कि इनका व्यवहार बदला और इनका व्यवहार दुर्व्यवहार में तब्दील होता चला गया। यहां तक कि निमिषा प्रिया के इन्होंने जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे, जो यात्रा दस्तावेज थे, वो भी अपने पास रख लिए। यात्रा दस्तावेज को लेने के लिए निमिषा प्रिया ने इन्हें एक बेहोशी की दवा देने की कोशिश की, लेकिन ओवरडोज ज्यादा हो जाने की वजह से तलाल अब्दो मेहदी की मृत्यु हो गई, ये निमिषा प्रिया का कहना है। वर्ष 2018 में ये मृत्यु कब हुई? वर्ष 2017 में। वर्ष 2018 में निमिषा प्रिया को गिरफ्तार किया गया और उन्हें ट्रायल कोर्ट, सना की ट्रायल कोर्ट ने 2020 में सजाए मौत सुनाई और इस सजाए मौत को वर्ष 2023 में वहां के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी बरकरार रखा। अब ये फांसी की सजा एग्जीक्यूट होनी थी 16 जुलाई 2025 को और इसलिए पूरा मुद्दा सतह पर आया है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर काफी प्रयास किया है, जैसे उसी के प्रयासों का नतीजा कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये फांसी की सजा स्थगित हुई है। और इस पूरे मामले में सरकार कहीं ना कहीं एक संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ी है, क्योंकि सरकार ने इस मामले से जुड़ी किसी भी बात को सार्वजनिक नहीं किया है और निजी स्तर पर ही इस मामले को सुलझाने की कोशिश की है। सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये आई कि वर्ष 2014 से ही जो यमन में लगातार एक राजनीतिक संघर्ष, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और सना में नियंत्रण हूती विद्रोहियों का है, जिसके साथ भारत सरकार के कोई औपचारिक कूटनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध नहीं है और इसलिए भारत सरकार केवल सीमित हस्तक्षेप ही इस मामले में कर सकती थी। इसलिए सरकार ने एक प्रभावशाली यमनी शेख के माध्यम से हस्तक्षेप करने की कोशिश की। साथ ही यमन के जो लोक अभियोजक हैं उनसे भी फांसी टालने के लिए आग्रह किया गया, लेकिन अभी तक इस कार्य में सफलता नहीं मिली थी। अब एक सफलता मिलती हुई दिखाई दी है। अब जो टाइम फ्रेम मिला है, जो टाइम मिला है, उसके अंतर्गत अगर पीड़ित परिवार और निमिषा के बीच एक समझौता, निमिषा के परिवार के बीच एक समझौता हो जाता है और समझौते के अंतर्गत ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम फाउंडेशन 2026 से आप जुड़ सकते हैं। ये 10 महीने का एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए समग्र रूप से तैयार करता है, आपके व्यक्तित्व में उस प्रकार की चीजें लाने की कोशिश करता है ताकि आपका व्यक्तित्व सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करने के एकदम सटीक, एकदम लागू, एकदम उसी के अनुरूप हो जाए कि आप व्यक्तित्व में उस तरह की चीजों का समावेश हो जाए ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। 10 महीने का प्रोग्राम है। 21 जुलाई 2025 से इसका प्रारंभ हो रहा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि 10 महीने की इंटरव्यू के साथ साथ, इंटरव्यू ही नहीं बल्कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की समग्र तैयारी पर यह फोकस रहेगा। 1-to-1 मेंटोर आपको अलग अलग चीजों पर गाइडेंस प्रदान करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही आपके मूल्यांकन के लिए 40 से अधिक हाई क्वालिटी टेस्ट भी इंक्लूड इसके अंतर्गत किए गए हैं।
ताकि आपका एक अभ्यास लगातार होता रहे। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं 87501 पर। तो इस प्रोग्राम से जरूर जुड़िए क्योंकि आपके व्यक्तित्व को इस प्रकार से तैयार करने की कोशिश करता है ताकि आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करने के एकदम नजदीक पहुंच जाए। अब हम देखते हैं कि यमन की कानूनी स्थिति क्या है, जो कानूनी स्थिति इस मुद्दे को सुलझाने में मदद कर सकती है। तो यमन में शरिया कानून लागू है और सना में हूती विद्रोही है। तो हत्या के मामले में अगर मृतक का परिवार इस बात पर राजी हो जाए कि वो मुआवजा स्वीकार कर रहा है हत्या के बदले, तो फांसी को टाला जा सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम ब्लड मनी के नाम से जानते हैं। ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पीड़ित परिवार आर्थिक मुआवजा हासिल कर ले, अगर उसको आर्थिक मुआवजा दिया जाए तो फांसी की सजा को ये कह सकता है कि फांसी की सजा को माफ कर दे, तो ये फांसी की सजा टाली जा सकती है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम ब्लड मनी के रूप में परिभाषित करते हैं। निमिषा का जो परिवार है और जो उसके समर्थक हैं, उन्होंने पीड़ित परिवार से संपर्क करके ब्लड मनी की पेशकश लगातार की है, लेकिन पीड़ित परिवार ने हमेशा ये बात कही है कि ये पूरा मुद्दा उनकी इज्जत से जुड़ा हुआ है और इज्जत का हवाला देकर के इस समझौते से यानी ब्लड मनी से लगातार उन्होंने एक परहेज किया है। ब्लड मनी को लेकर के वार्ता लगातार चल रही थी, अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अब जब फांसी की सजा टली है तो एक टाइम फ्रेम प्राप्त हो गया है, एक टाइम फ्रेम और मिल गया है, थोड़ा सा वक्त मिल गया है ताकि पीड़ित पक्ष के बीच और निमिषा के परिवार के बीच ब्लड मनी को लेकर के एक समझौता हो सके। ऑफर कितना है? एक जो अभी जानकारी निकल करके आ रही है, तो माना यह जा रहा है कि $1 मिलियन का एक ऑफर है जो कि 8.6 करोड़ की राशि के आसपास बैठता है। तो इसको लेकर के लगातार कोशिश की जा रही है कि ये राशि प्रदान करके कहीं ना कहीं ब्लड मनी के कॉन्सेप्ट का प्रयोग हो और फांसी को टाला जा सके। यमन की स्थिति के बारे में आप जान गए हैं। गृह युद्ध की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस मामले को ना सुलझाने में, क्योंकि हूती विद्रोहियों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध नहीं है, औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है, जिसकी वजह से बातचीत और सहायता की प्रक्रिया ज्यादा जटिल बनी है। यहां तक कि जब निमिषा की मां को इस पूरे मुद्दे के लिए यमन में जाना था, क्योंकि यमन सना में जाना था, यमन की राजधानी में, तो वो संघर्षशील क्षेत्र था, इसलिए उनको ऐसे क्षेत्र में विजिट के लिए एक प्रकार से अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से विशेष अनुमति ली थी वहां जाने के लिए। यमन का जो आंतरिक संघर्ष है वो विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और वहां की न्यायिक प्रणाली को ठीक तरीके से एक प्रकार से प्रभावित कर रहा है कि उसको लागू किया जा सके या किसी भी डिप्लोमेटिक चैनल्स का प्रयोग किया जा सके, उसके लिए एक अवरोधक के रूप में बना हुआ है। इस मुद्दे का समाधान किस प्रकार से हो सकता है? अब ये फांसी की सजा टली है तो इसमें ब्लड मनी के कॉन्सेप्ट का प्रयोग, अवधारणा का इस्तेमाल हो सकता है ताकि पीड़ित परिवार को एक उचित आर्थिक मुआवजा दिया जा सके और वो फांसी की सजा को टालने पर अपनी सहमति अभिव्यक्त कर दे। यानी ब्लड मनी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है अगर वो लागू हो जाए तो ये फांसी की सजा टाली जा सकती है। साथ ही अगर हूती प्रशासन की सहमति इस फांसी की सजा को टालने और खत्म करने पर हासिल हो जाए तो भी ये फांसी की सजा टल सकती है अगर प्रशासन इसकी अनुमति प्रदान कर दे। लेकिन इसके अंतर्गत एक समझौता हो सकता है भारत सरकार और हूती प्रशासन के बीच कि भारत में ला करके भारत में ही भारतीय कानूनों के अनुसार निमिषा प्रिया पर केस चलाया जाए और जहां पर भी स्थिति है, जिस तरह की भी एक स्थिति बनती है भारतीय कानून के अनुसार, निमिषा प्रिया को एक तरह से जुडिशियल ट्रायल के अंतर्गत लाया जाए। तभी हो सकता है कि हूती प्रशासन उनको यमन में फांसी की सजा से एक फांसी की सजा को उनकी टाल दे। ये स्थितियां बनती हैं आगे के भविष्य के लिए। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। निमिषा प्रिया मामले के संदर्भ में ब्लड मनी का क्या अर्थ है? आपके सामने ऑप्शन है खून से जुड़ी चिकित्सीय सहायता, कानूनी प्रक्रिया में आरोपी से लिया गया जुर्माना, पीड़ित परिवार को दिया गया वित्तीय मुआवजा या आतंकवादी संगठनों द्वारा एकत्र किया गया धन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Dear viewers,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।